अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग थीम 6। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द फोर्थ ऑर्डर। जैसे इससे पहले हमने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को देखा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं एक फोर्थ ऑर्डर जो है उसका इमर्जेंस हो जाता है, और वो जो है टाउन्स एंड टाउन्स पीपल हमने देखा था। अब नए टाउन्स और जो है लोग जो है टाउन्स की तरफ अब माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमने असल में एक फेज़ देखा था, या हमने एक ट्रांजैक्शनल फेज़ देखा था, जहाँ से हम फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ फेज़ जो है टाउन्स और टाउन्स पीपल का फेज़ जो है, उसमें हम देखते हैं उन फ्यूडल लॉर्ड्स का जो कंट्रोल था वो कम हो गया, और जो रिच मर्चेंट्स थे या रिच पीजेंट्स थे वो अब अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात कर रहे थे या काम कर रहे थे। So this was basically the change in the feudal structure. Now in this lecture we are going to study about the crisis of the 14th century. अब ये क्राइसिस क्यों हो गए, क्या इसके पीछे रीजंस थे, वो हम आज ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, और उसकी वजह से क्या सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ा उस टाइम, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर मूविंग टू दिस टॉपिक, एक चीज़ जो है, एक हम कह सकते हैं खुशखबरी की ही बात है। अब थोड़ा सा कोविड का जो है हम देख रहे हैं थोड़ा अब धीरे धीरे थमने लगा है। अब श्योरली इंशाल्लाह अगर आगे आने वाले टाइम में हमें किसी जगह मिलता है टाइम, हम लाइव इंटरेक्शन कर सकें, तो दैट वुड बी गुड फॉर अस। तो जितना भी आपसे अब इन लेक्चरों में हो सकता है उतना आप इनसे ले लो, फिर अगर हमें मौका मिलता है हम लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। नाउ आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। ठीक है, अब क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी में बेसिकली क्या हो गया ऐसा, कौन से क्राइसिस पैदा हो गए, कौन से रीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से क्राइसिस पैदा हो गए। तो यूजुअली हम देखते हैं ये जो आज हम जिस फेज़ से गुजर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो द फेज़ ऑफ क्राइसिस फॉर डिफरेंट पीपल, है ना। अब देखो आज कोविड का फेज़ है, तो ये आज जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है आज बहुत से लोगों की, हम कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनका आज जो इकोनॉमी है वो लो चल रही है ना। इसी तरह से आप देखो जो भी सेक्टर यहाँ पर है वो हिट हुआ है इस कोविड की वजह से। सो वी कैन कॉल दिस पीरियड एज ऑल्सो द क्राइसिस पीरियड फॉर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, क्योंकि सब इसमें इस वक्त इसमें आ गए हैं। इसी तरह से यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा था, मिडीवल यूरोप की बात करा, और मोर पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लैंड, फ्रांस, या जो वहाँ पर दूसरे रीजन्स वहाँ पर थे उनकी बात कर रहे हैं हम। नाउ अगर हम जनरली कैटेगराइज करते हैं अब इन सब चीज़ों को जो हम यहाँ पर रीजंस में देखेंगे, व्हाट वर द रीजंस फॉर दिस क्राइसिस। अब उस वक्त क्या ऐसा हो गया, सब तो प्रॉस्परस थे, हर एक के पास तो अब एग्रीकल्चर लैंड में प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई थी, अब जो है नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था, अब तो आप ऐसे ट्रेड फ्लोरिश हो गया था, ये सब चीज़ें तो थी, आप तो अच्छा खासा बढ़ रहे थे, यूरोप तो अब अच्छा खासा तरक्की कर रहा था। ऐसा क्या हो गया बीच में जिसकी वजह से यूरोप जो है उसकी इकोनॉमी हिट होगी, और उसमें हम देखते हैं वो क्राइसिस में चला गया। नाउ there are number of reasons, but I have categorized these reasons into 3 main reasons which we are going to discuss today. Now वो 3 रीजंस क्या थे जो हम देखते हैं इस मिडीवल यूरोप में, मोर पर्टिकुलरली हम देखते हैं 14th सेंचुरी में ऐसे क्या रीजंस आ गए थे, कौन से ऐसे क्राइसिस पैदा हो गए थे जिसकी वजह से यूरोप उस वक्त हम देखते हैं उसका जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है वो वहाँ पर स्टॉप हुआ, या वो जो है स्ट्रगल करने लगा, इस इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन चल रहा था उसमें जो है स्ट्रगल करने लगा। नाउ ड्यूरिंग द अर्ली 14th सेंचुरी यूरोप's इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्लोड डाउन। दिस वाज ड्यू टू द 3 मेजर रीजंस या 3 मेजर फैक्टर्स। अब इनको हम देखते हैं कि कौन सा सबसे पहला जो रीजन है वो क्या है और किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबल है in the crisis of the 14th century Europe. Now environment and the land use. अब थोड़ा सा आप रिकॉल करो, जब हमने देखा इसके चेंज में, जैसे न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है उसमें उनका जो चढ़ाव था, जो उनका राइज होना था, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से, बिकॉज 9th सेंचुरी से हम देखते हैं वहाँ पर जो है रिलेटिवली जो है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, तो लेटर 11th सेंचुरी में वो चेंज हो गई, वार्म कंडीशंस हो गए, दैट वर क्वाइट फीजेबल फॉर सर्टन गुड क्रॉप्स टू ग्रो। लेकिन यहाँ पर हम यही रीज़न जो है ले रहे हैं अब इन द क्राइसिस
also. Now इसको हम कैसे रिलेट करेंगे क्राइसिस के साथ? अब ये देखो कि अब हम 11th सेंचुरी से देखो, अब 11th, 12th एंड 13th सेंचुरी, ये जो 300 साल है इसमें तो अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ, इसमें अच्छा खासा जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थे दैट वर क्वाइट फिजिबल फॉर दोज क्रॉप्स. But in the later period of 14th century, we see that there were certain changes in the climate also. Now we see by the end of 13th century, the warm summers of the previous 300 years gave the way to the bitterly cold summers. Bitterly cold summers. तो ये हम देखते हैं फिर से environmental conditions जो है वो change हो रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो इससे पहले relatively जो है एक warm conditions थे, जो है summers जो थे वो feasible थे कुछ crops को grow करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं after the 300 years जो हम देखते हैं 11th, 12th एंड 13th सेंचुरी के बाद हम देखते हैं वहां पर फिर से बिटरली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस यूरोप में फिर से आ गई. इस वजह से जो आप ग्रोथ हो रही थी आपके क्रॉप्स की वो फिर से स्टैग्नेंट हो गई, या जो प्रोडक्शन आपको हो रही थी वो फिर से कम हो गई है. नाउ दिस इज वन ऑफ द रीजन जो हम देखते हैं क्राइसिस में, एक हम देखते हैं एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इनका तो फॉर द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी इन यूरोप. तो एक बहुत बड़ा रीज़न है जहां पर हम देखते हैं कि इट वाज नाउ डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स ऑन हायर ग्राउंड्स एज वेल, क्योंकि आप जब आपके क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो आप थोड़े से रिलेटिवली कोल्ड हुए हैं, तब अब आप जो है हायर रीच पे या हायर ग्राउंड्स पे आप कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहां पर जो है प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है. तो इसकी वजह से जो है ये इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा ये जो है असर पड़ा है, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन इज विद इन दिस एनवायरमेंट एंड लैंड यूज, द इंटेंसिव प्लगिंग हैड exhausted the soil despite the rotation of crops. This is the second important reason. अब उन्होंने तो एक टेक्नोलॉजी हम देखते हैं या एक इनोवेशन जो लाई थी वो उन्होंने अपने हिसाब से उस वक्त उसको अच्छे तरीके से उसको डिवाइस किया था और इम्प्लीमेंट किया था, लाइक फ्रॉम 2 field rotation crops to 3 field rotation crops. तो यहाँ पर ये जो 3 field में था उसमें जो है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, और जो सॉइल का जो उसमें जो मिनरल्स होते थे, उसमें जो बाकी जो उसमें चीज़ें होती थी वो एग्जॉस्ट नहीं होती, तो सॉइल डेप्लीशन नहीं होता था. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद दिस लार्ज एक्सपेंशन ऑफ टाइम, या हम देखते हैं इस लार्ज स्पैन ऑफ टाइम में क्या हुआ था, डिस्पाइट डूइंग द 3 क्रॉप पैटर्न, उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई और वो जो है एग्जॉस्ट हो गई, क्योंकि अब आप कर रहे हो किसी अच्छे तरीके से भी काम कर रहे हो. जैसे कोई आप पहले हम देखते हैं कि ये अगर कोई किसी ने कोई कार ली है, कोई चीज़ ली है, कहा जाता है कि ये अब अच्छा काम करेगी, या विद द टाइम हम देखते हैं उसमें भी हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो पहले हमारे दिमाग में नहीं हो. जैसे हम मोबाइल फ़ोन को भी ले लेते हैं, हम कहते हैं दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन विद टाइम हम देखते हैं उसका भी जो है फेज़ ख़त्म हो जाता है और नई टेक्नोलॉजीज आ या उसी में कुछ खराबियाँ पैदा हो जाती हैं. तो अपने टाइम पर जो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स था दैट वाज क्वाइट एंड न्यू डिस्कवरी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं उसने भी सॉइल को जो है एग्जॉस्ट करना स्टार्ट किया, और उसकी वजह से हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स जो है वो डिक्रीज हो गए. दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी. नाउ दिस गिव राइज टू द थर्ड रीजन एज वेल. तो यहाँ पर उस वक्त हमने देखा पास्चर लैंड्स जो थे वो एबंडेंस में मौजूद थे. उस वक्त जो उनके पास एनिमल्स थे उनके लिए फॉडर जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद था उनके लिए, और जो है एनिमल्स भी उस वक्त उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़ रही थी. नाउ व्हाट हैपेंड जो है हम देखते हैं बिकॉज ऑफ दीज क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है पास्चर लैंड्स का भी हम देखते हैं उनका भी डिक्लाइन स्टार्ट होता है. वहाँ पर भी हम देखते हैं जिस तरह से इससे पहले ग्रास उगती थी, जिस तरह इससे पहले जो है एनिमल्स के लिए फीजेबल जो है क्रॉप्स ग्रो होते थे उससे जो फॉडर निकलता था, अब उसमें भी डिक्लाइन आ रहा है. तो रिलेटिवली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन कैटल एज वेल, इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन द हर्डर्स एज वेल. नाउ इसकी वजह से क्या होता है, नाउ वी सी The shortage of pasture lands reduced the number of cattle. तो इस वजह से हम देखते हैं जो कैटल थे उनका जो नंबर था
जो कैटल पॉपुलेशन थी जिससे ये बहुत सारे काम लेते थे, उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे, उनकी तादाद भी कम हो गई, बिकॉज दीज रीजंस आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, या दीज डिफरेंट फैक्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे अगर रिडक्शन इन द क्रॉप पैटर्न या रिडक्शन इन द प्रोडक्शन है तो इसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन पर भी असर पड़ेगा, इसकी वजह से कैटल्स पर भी असर पड़ेगा, इसकी वजह से इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। तो ये जो है ना इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे को असिस्ट करता है। तो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कैटल्स, तो ये जो है हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, अब यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो, अब प्रोडक्शन कम हो रही, इसको ऐसे समझो आप। इससे पहले जो है आपके पास 1000 हम कह सकते हैं क्विंटल्स थे, और वहाँ पर जो लोग थे वो हम देखते हैं 73 मिलियन थे। तो इट वॉज सफिशिएंट, ये दोनों के लिए सफिशिएंट था। चलो हम लिखते हैं यहाँ पर 10,000 क्विंटल्स थे और वो जो लोग थे वहाँ पर 73 मिलियंस थे, और वो उससे सफिशिएंट थे, उनके लिए फूड था और सरप्लस भी बच जाता था। नाउ जब रिडक्शन हो गया, अब आपके पास जो क्रॉप्स है उसमें उतना नहीं निकल रहा है। दाव यहाँ पर अगर हम 10,000 से हम नीचे जाकर हम अब निकल रहे हैं, यहाँ हम देखेंगे 5,000, तो इसमें जो 50% का जो डिक्लाइन आया है ना, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो उतनी ही रहेगी, पॉपुलेशन कम नहीं होगी। तो यहाँ हम देखते हैं जो रिसोर्सेज है वो आउटस्ट्रिप हो गए। तो ये जब आपके पास खाने को कम है, लोग ज़्यादा है, तो इस वजह से केओस एंड कन्फ्यूजन पैदा हो गया और रिसोर्सेज जो है उन पर होड़ मच गई और लोग जो है ज़्यादा इस पर जो है स्ट्रगल करने लगे खाने के लिए। तो दिस वाज बेसिकली वन ऑफ द रीजंस हम देखते हैं विच स्लो डाउन द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द यूरोप। नाउ दीज वेर बेसिकली द 3 रीजंस विच वी कैटेगराइज अंडर द इन्वायरमेंट एंड द लैंड यूज। नाउ we'll be discussing about the decline in the trade also affected the economic expansion of the Europe. Now, how trade affected the economic expansion? Now we'll be looking at this. Now, decline in trade. अब ट्रेड जो है ना, ट्रेड वाज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो इससे पहले था वो बढ़ गया। बिकॉज जब यहाँ पर आपके पास जो है सरप्लस बहुत ज़्यादा था, उस सरप्लस की वजह से आपने क्या किया था, आपने उस सरप्लस को इन्वेस्ट किया था, आपने शॉप्स में इन्वेस्ट किया, आपने दूसरे जो है चीज़ें मार्केट प्लेसेस में इन्वेस्ट किया, और जो है उसकी वजह से विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इस वजह से जो ये ग्रोथ हो गया था, तो ये अब इकोनॉमिक एक्सपेंशन में था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेड वाज आल्सो हिट। अब ट्रेड क्यों हिट हुआ था? देयर इज अ रीजन फॉर इट। ट्रेड वाज हिट बाय सिवियर शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी। सो दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर द डिक्लाइन, जो हम देखते हैं सिवियर शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी। अब ये जो हम देखते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आफ्टर बार्टर सिस्टम एंड ऑल अदर डिफरेंट सिस्टम्स, हम यहाँ पर देखते हैं ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही थी, ये जो आपस में जो ये ट्रेड कर रहे थे, उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो करेंसी होती है। तो उस वक्त जो सिल्वर यूजुअली ज़्यादा यूज़ किया जाता था, किसमें? सिल्वर ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जो ट्रेड होता था उसमें ट्रांजैक्शंस में। वही जैसे आपको कोई चीज़ लेनी है या देनी है, तो जो ट्रांजैक्शंस होती थी वो सिल्वर में होती थी, क्योंकि दैट वाज द करेंसी ऑफ दैट वेरी टाइम। नाउ यहाँ हम देखते हैं जो सिल्वर माइंस थी, सिल्वर माइंस में हम देखते हैं शॉर्टेज पैदा होगी। अब बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज हम देखते हैं ये इन्वर्सली हम कह सकते हैं इफेक्ट करता है ट्रेड को। अब यूजुअली ये जो मेन सिल्वर माइंस थी ना, वो ऑस्ट्रिया सर्बिया में थी, और वहाँ से ये सिल्वर जो है उसको प्रोसेस किया जाता था और करेंसी उसी से बनाई जाती। लेकिन वहाँ जो सर्बिया और ऑस्ट्रिया में जो सिल्वर माइंस थी उनमें डेप्लीशन स्टार्ट हो गया, उनमें जो प्रोडक्शन या उनमें जो सिल्वर कंटेंट था वो अब कम हो रहा है। इस वजह से हम देखते हैं पहली चीज करेंसी में क्या हो गया, करेंसी में इम्प्योरिटी थोड़ी आ गई। जो करंट जो वैल्यू था, डिनोमिनेशन था, सिल्वर कंटेंट जो आप डालते हो किसी कॉइन में, वो अब डिक्रीज होने लगा। उसमें कॉपर का कंटेंट या दूसरे जो मेटल्स थे उसका कंटेंट बढ़ने लगा, और सिल्वर जो है प्योर सिल्वर का कंटेंट कम होने लगा, जिसकी वजह से जो है लोग यूजुअली उसको फिर प्रेफर नहीं करते थे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में। तो दिस वाज बेसिकली वन ऑफ द मेन रीजन वी कैन से डिक्लाइन इन ट्रेड, बिकॉज ट्रेड जो था वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जरिया बना था डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म में। लेकिन अब फिर से हम देखते हैं सिल्वर माइंस के डिक्लाइन की वजह से, शॉर्टफॉल की वजह से हम देखते हैं करेंसी का वैल्यू कम हो जाता है, और लोग जो है हम देखते हैं सिल्वर माइंस में जो है मिलावट ज़्यादा करने लगते हैं, या जो बनाने वाले थे, मिंट करने वाले नोबल्स या दूसरे थे,
वो अब इसमें ये करने लगे। तो दिस इफेक्टेड द ट्रेड एज वेल। सो दिस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन द 14th century यूरोप। Now we will be looking at the third important reason, जो हम कह सकते हैं, जो इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं एक रीज़न है जो आज भी हम, अगर हम कह सकते हैं इन अ सेंस, जिससे मैंने पहले ही रिलेट किया था, जो आज भी क्राइसिस हैं वो उस टाइम भी हो रहे थे। नाउ वो बेसिकली क्या रीज़न है, दैट इज़ द bubonic plague infection. Now this bubonic plague infection was a kind of infection which infected many, or we can say millions of the people in the medieval Europe, and they we can say वो जो वहाँ पर लोग थे उनके पास उसके मेडिकेशन के लिए, उसके लिए प्रॉपर जो था उनको गाइडेंस नहीं थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इस प्लेग की वजह से, इस एपिडेमिक की वजह से उस वक्त मर गए। अब ये उस वक्त जो हम ना, अगर जैसे हम आज देखते हैं कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवस्टेशन आ गई है कंट्रीज़ में, और इस वजह से जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हम देखते हैं प्रॉब्लम्स में, क्राइसिस में हैं। जैसे अपने बहुत सारों के अपने जो है वो हॉस्टल्स में हैं, या बहुत सारे जो हमारे अपने थे वो हमसे चले गए बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़। तो ये जो है ये भी एक क्राइसिस का ही फेज़ है, जो हमारे लिए भी है और जो हम देखते हैं मेडिवल यूरोप में उनके लिए भी था। तो एंशिएंट में भी हम देखते हैं ऐसे प्लेग्स, ऐसे इन्फेक्शंस या ऐसी जो है वो आते रहे हैं, लेकिन विद टाइम हम देखते हैं हर एक इससे कूप अप करता है और हर एक इससे आगे बढ़ के लाइफ में एक नई अचीवमेंट के लिए आगे दौड़ता है। तो वी होप सेम फॉर अस आल्सो। हिस्ट्री टीचेस अस लेसन्स एंड वी आर टेकिंग लेसन्स फ्रॉम द मेडिवल यूरोप। हम इसके बाद देखेंगे इन सब चीज़ों के बाद भी ये फिर से, ये जो है ना, इन सब चीज़ों के बाद फिर से इमर्ज होते हैं, फिर से फ्लोरिश होते हैं। यूरोप जो है फिर से तरक्की करता है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों की वजह से यूरोप ख़त्म हो गया 14th century के बाद। यूरोप का नाम निशान, आप यूरोप को आज देखो कितना डेवलप्ड है। तो ये हम देखते हैं ना, जो भी इंसान की लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं या इश्यूज होते हैं, वो फॉर सर्टन टाइम होते हैं, वो किसी टाइम के लिए होते हैं, किसी टाइम पीरियड के लिए होते हैं। कभी कभी वो हमें ऊंचा उड़ाने के लिए भी आते हैं, जो इकबाल ने कहा है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के से हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री टीचर्स, जैसे यहाँ पर अब आप आगे देखोगे कि कितने लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो है हम देखते हैं हिम्मत नहीं हारी है। जैसे इंशाल्लाह हम भी नहीं हारेंगे, एंड विल ओवरकम दिस पेंडेमिक एंड विल लिव नॉर्मल लाइफ अगेन इंशाल्लाह। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ हम देखते हैं बुबोनिक प्लेग इन्फेक्शन। नाउ ये कैसे फैला, ये जो है ये जो डिजीज़ थी उस वक्त कैसे, इस वक्त जो फैलती थी हम देखते हैं यूजुअली, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज बन गया अब जो पूरी वर्ल्ड है, कि एक बंदा जो है अभी यहाँ पर है और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम देखते हैं वो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पर चला गया होता है, बिकॉज यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन लेवल जो है वो अब बहुत तेज़ हो गए हैं। इस वजह से आज जो ये फैलना होता है वो बहुत जल्दी फैल जाता है। उस वक्त कैसे फैलता, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई डिजीज़ इमर्ज हो गई और वो डिजीज़ जो है किसी दूसरी जगह पर किस तरह से फैलती थी। नाउ यहाँ हम देखते हैं इसमें ट्रेड का एक रीज़न रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेड उस वक्त हम देखते हैं यूजुअली जो ट्रेड था वो ओवरसीज़ होता था। तो ओवरसीज ट्रेड होने की वजह से हम देखते हैं जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उसमें जो है जो भी होता था उस वक्त ट्रेड का जो भी सामान होता था उसको लिया जाता था। नाउ अलोंग विद द शिप्स, now ships carrying goods from distant countries had started arriving European ports। अब ये डिफरेंट कंट्रीज से यूरोपियन पोर्ट्स पे आते थे। along with the ships came rats। तो ये जो बुबोनिक प्लेग इन्फेक्शन है ना, ये बेसिकली रैट्स से फैला है, चूहों से फैला है ये। तो ये उसमें आते थे, उसमें साथ आए जो ये डिफरेंट कंट्री से जो भी ये ट्रेड का सामान आया उनके साथ में हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई डिजीज़ थी तो वो उनके साथ यहाँ पर आई। तो यहाँ पर आने के बाद कैरिंग डेडली बुबोनिक प्लेग, दिस प्लेग या दिस डेडली डिजीज इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक डेथ। और ये जो है इसने काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं जो इसकी मोर्टेलिटी रेट थी या इसका जो इम्पैक्ट था, इसने बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन मचाई है उस वक्त के यूरोप में। अब ये जो थी किस तरह से आई है, ये आई है थ्रू शिप्स, और शिप्स में जो है कैरी की है रैट्स ने, और जो दूसरी जगहों पर गए तो वहाँ पर फैलाना स्टार्ट की। तो फिर जब एक को इन्फेक्शन हो जाता है फिर ये ऐसे ही फैल गई।
अब इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी। अब आप आगे देखोगे जो हमारे पास फिगर्स है वो सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से इसने पॉपुलेशन को डिपॉपुलेट करने में कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। नाउ ये जो टाइम पीरियड है जिस टाइम में ये बुबोनिक प्लेग डिजीज आई है, दैट इज 1347 1350, 3 सालों में हम देखते हैं ये जो डिजीज है इसने अपना कहर हम कह सकते हैं मचाया है। नाउ न मोर्टेलिटी रेट, इस डिजीज की जो मोर्टेलिटी रेट थी वो 20% थी, 20% ऑफ द होल यूरोप। ये कोई छोटी फिगर नहीं है। अगर कोविड की बात करें, यूजुअली पहले हम देखते थे इसकी मोर्टेलिटी रेट आउट ऑफ 100 1% है, कभी कभी 1% से नीचे भी चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं अगर 100 को ये डिजीज लग जाती थी तो उसमें से सिर्फ जो है 80 बचते थे और 20 जो है वो मर जाते थे। और इसके साथ कुछ पॉपुलेशंस में जहाँ पर हम कह सकते हैं उस वक्त, क्योंकि उनके पास उस तरह से मेडिकेशन या दूसरी चीज़ें नहीं होती थी, वहाँ पर अगर कुछ पॉपुलेशन प्रोन थी इस डिजीज के लिए, तो वहाँ पर ज़्यादा उन्होंने कहर मचाया। जो हम देखते हैं with some places losing 40% of the population, कुछ जगहों पर 40% की जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। अब इसके जो फिगर्स हैं हम देखते हैं, जो हमने देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो गया था वो हम देखते हैं 13th सेंचुरी में 73 मिलियन पॉपुलेशन थी यूरोप की। 13th सेंचुरी में द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वाज 73 मिलियन। नाउ अब अगर हम इस पॉपुलेशन को 14th सेंचुरी में देखते हैं, दैट वाज रिड्यूस्ड टू 45 मिलियन। तो आप यहाँ पर देखते हो कितने लोग यहाँ पर मारे गए। तो ये जो है लगभग 30 हम कह सकते हैं 30 मिलियन पीपल वेयर 30 million people died because of this black death और because of this bubonic plague disease या bubonic plague infection। तो ये हम देखते हैं इसने जो है medieval यूरोप में जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन था उसको स्लो डाउन किया। तो these were basically the main 3 reasons for the decline or we can say for the slow down of the economic expansion or for the reasons responsible for the crisis of the 14th century। ठीक है, तो ये हमने 3 रीजंस देखे। दिस कैटास्ट्रोफ कंबाइंड विद द इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड इमेंस सोशल डिसलोकेशन। तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है, अब तो हमने कुछ रीजंस देखे हैं। नाउ विल बी लुकिंग एट द इम्पैक्ट इट हैड ऑन द सोसाइटी ऑफ दैट वेरी पीरियड। ये जो हमने इससे पहले ऊपर देखा जो 3 रीजंस, एनवायरमेंट, लैंड यूज, डिक्लाइन इन ट्रेड, बुबोनिक प्लेग इन्फेक्शन, तो ये तो हमने रीजंस देखे थे क्यों ये क्राइसिस हो गए। नाउ विल बी लुकिंग एट द इम्पैक्ट इट हैड ऑन द सोसाइटी। क्या इम्पैक्ट इन्होंने रखा था उस वक्त इसकी सोसाइटी पे। तो हम देखते हैं देयर वर 3 मेन। यहाँ हम देखते हैं डिपॉपुलेशन रिजल्टेड इन द मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर। जब पॉपुलेशन कम हो गई तो यहाँ पर हमने देखा अराउंड 30 मिलियन जो है लोग इस वजह से मर गए। तो यहाँ पर डिपॉपुलेशन हो गई। डिपॉपुलेशन जब होती है तो वहां पर क्या हो गया, इट रिजल्टेड इन द मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर। तो जब आपके पास बंदे काम करने के लिए ही नहीं है तो शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया। अब जो है आपके पास जो है एग्रीकल्चर करोगे या ट्रेड करोगे या दूसरी चीज़ें, तो हम देखते हैं यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई। तो काम करने के लिए जो बंदे थे उनकी शॉर्टेज हो गई। दिस इज मेजर फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस क्राइसिस। सेकंड, प्राइसेस ऑफ द एग्रीकल्चर गुड्स ड्रॉप्ड। इस वजह से सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है उनका कम हो गया। यहाँ पर ये जो है उनकी जो प्राइस थी वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोग जो है क्योंकि जब डिमांड होती है तभी हम देखते हैं प्राइस जो है इंक्रीज होते हैं। अब लोग यहाँ पर कम है तो आपको जो एग्रीकल्चर प्राइसेस हैं वो सडनली डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। दिस इज द सेकंड इम्पैक्ट इट हैज ऑन द सोसाइटी। थर्ड, वेज रेट्स इंक्रीज स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो था, जो वेज रेट्स थे, जो ये काम करते थे लेबरर्स, अब अगर लेबरर्स आ भी रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पर तो ये अब जो है डबल हम कह सकते हैं या उससे भी ज़्यादा ये डिमांड कर रहे हैं एज वेज लेबरर्स। ये अब अपने लिए जो वेजेस हैं वो डबल मांग रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न बन गया, ये भी एक इम्पैक्ट हम देखते हैं इन क्राइसिस इन द 14th सेंचुरी में। तो इन सब चीज़ों की वजह से सोसाइटी में क्या होता है जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं, जैसे एक साइड से आप पर इन्वायरमेंट का असर पड़ रहा है, दूसरे साइड से आप डिपॉपुलेशन हो रही है, और यहाँ पर हम देखते हैं आपके कैटल्स मर रहे हैं, आपका शॉर्टेज इन द करेंसी है। ये सब चीज़ें क्या डिपिक्ट करती है? इन सब चीज़ों को हम अगर एक टर्म में हम इसको डिनोट कर सकें तो वो एक टर्म जो है वो हम कह सकते हैं दैट इज सोशल अनरेस्ट।
ये जो सोशल अनरेस्ट है ना, जैसे हम भी कहते हैं कि यहाँ पर जब हालात ख़राब होते हैं तो हम यूजुअली डिनोट करते हैं अनरेस्ट से, वहाँ पर अनरेस्ट चल रहा है क्योंकि कंडीशंस जो है वहाँ पर सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पर सोशल अनरेस्ट स्टार्ट हो गए। तो उस टाइम के पीरियड में सोशल अनरेस्ट इस वजह से स्टार्ट हो गए, एक तो आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं और दूसरा आप कह रहे हो कि आप इसको स्टेबिलिटी कैसे लाएं, हम इसको ठीक कैसे करें। नाउ फिर से हम इससे पहले फिर से थोड़ा बहुत उसको समझने की कोशिश करेंगे। 9th सेंचुरी में फ्यूडलिज्म था, 10th एंड 11th सेंचुरी में हम देखते हैं उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज उसके हमने अलग से रीजंस पढ़े थे। 14th सेंचुरी में हम देखते हैं यहाँ पर फिर से क्राइसिस हो जाते हैं। अब फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, जिनकी जो अथॉरिटी थी वो कम हो रही थी धीरे धीरे, फ्यूडल लॉर्ड्स अब फिर से रीएसर्ट कर रहे हैं अपनी जो कंडीशन या अपना जो पावर था वो फिर से क्लेम कर रहे हैं। अब ये क्या था बेसिकली, दिस वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस 14th सेंचुरी क्राइसिस, फ्यूडल लॉर्ड्स वेर नाउ गेनिंग ग्राउंड फॉर अगेन टू इम्पोज दैट फ्यूडल सिस्टम। तो वो फिर से वो चाहते थे जो इससे पहले वाला सिस्टम था जहां पर मेन फोकस किस पे था, जहां पर मेन फोकस सर्विसेज पर था, जहां पर वो सर्विसेज लेते थे, जहां पर करेंसी का वैल्यू नहीं था, इस तरह से वो लेबर सर्विसेज को रिवाइव करना चाहते थे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो है ये लेबर सर्विसेज को रिवाइव करना चाहते थे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स इस वजह से लेबर सर्विसेज को रिवाइव करना चाहते थे ताकि जो है ये जो प्रोडक्शन है या फिर से उनकी जो अथॉरिटी है फिर से वो जो है बैठ जाए और फिर से लोग उसी तरह से, दिस वाज बेसिकली वो चाह रहे थे कि फिर से हम फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी ही एस्टैब्लिश करें यूरोप में, जिससे एक टाइम पे जो लोग हैं उससे आज़ाद हुए थे। अब ये जो लोग थे इनको पता था इसके कितने बुरे नताइज हो सकते हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी पे इस फ्यूडलिज्म की वजह से, क्योंकि उनने इससे पहले देखा था सर्ब्स को कोई कंट्रोल नहीं था, तो हर जगह हम देखते हैं उनको ह्यूमिलिएशन देखनी पड़ती थी। तो दिस थिंग, ये जो फिर से अब सोशल अनरेस्ट में जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे इन्होंने फिर से रीएसर्ट करने की कोशिश की अपनी अथॉरिटी को, लेकिन ये जो थे इनको बहुत ज़्यादा रेबिलियन हम कह सकते हैं सहना पड़ा। तो ये जो है ना, ये लोग जो थे इन्होंने यहाँ पर रेबिलियन स्टार्ट किया। तो रेबिलियन इसलिए किया अगेंस्ट फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ रेबिलियन इसलिए किया बिकॉज वो नहीं चाहते थे फिर से जो फ्यूडल सिस्टम ऑफ सोसाइटी था जिससे ये बाहर आए, जिससे ये आज़ाद हुए हैं, वो फिर से री इम्पोज हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन भी सहा, लेकिन ये जो है बेटर, अब इसमें जो है ना पैसे आने की वजह से बिकॉज ऑफ इन द 11th सेंचुरी BC बिकॉज ऑफ सर्टन चेंजेस, तो वहाँ पर जो है अब रिच पीजेंट्स भी आ गए हैं, अब मर्चेंट्स भी हैं, और इसके साथ साथ आप देखोगे या कुछ लोगों ने पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से की थी, तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर हम फिर से उसी सेक्टर में गए, फिर से उसी सेटअप में गए, तो हम पर ये जो है फिर से वही वो जो है स्लेवरी काइंड ऑफ सोसाइटी जो है फिर से बनेगी। तो एजुकेशन जिनने अच्छी हासिल की थी वो इसमें लीड कर रहे थे, इसी तरह से जो रिच पीजेंट थे वो भी क्या सोच रहे थे कि हमारी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है इन्होंने इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको यहाँ से प्रोटेस्ट किया और इसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। डिस्पाइट हम देखते हैं ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किया, हम देखते हैं उन्होंने उन पर उनके जो रेबिलियन को उनको क्रश करना स्टार्ट किया और उनको मारना स्टार्ट किया। बट डिस्पाइट सिवियर रिप्रेशन द पीजेंट्स एंश्योर्ड दैट द ओल्ड फ्यूडल रिलेशंस कुड नॉट बी इम्पोज्ड। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की इसको री इम्पोज करने की फ्यूडलिज्म को, लेकिन दे कुड नॉट री इम्पोज्ड फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी हम कह सकते हैं। तो ये नहीं कर पाए इस चीज़ को। तो ये चीज़ हम देखते हैं सोशल अनरेस्ट हुआ, तो सोशल अनरेस्ट में ये जो है इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो अब एक क्राइसिस जो हो रहे थे उसकी वजह से सोशल अनरेस्ट हुआ। तो फ्यूडल लॉर्ड्स ने कोशिश की थी कि वो फिर से रिवाइव हो, लेकिन वो नहीं हो। तो इसकी वजह से हम देखते हैं लेटर पीरियड्स में अब किंग्स के पास कंट्रोल ज़्यादा आ रहा है। दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो अब फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है वो हम आगे देखेंगे।
जो हमारा पॉलिटिकल चेंजेस अब इसके बाद हम देखेंगे इससे बाहर ही भी आए हैं, जो ये जो क्राइसिस है इसके बाहर अब लेटर पीरियड्स में आ जाते हैं, उसमें किंग्स का कंट्रीब्यूशन है और फॉर्मेशन स्टेट है, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. In case you have any question inquiry regarding this lecture, you can write in the comment section. Till then, stay safe and take care of yourself.